कहानी की शुरुआत में जब ड्वाइट नाम का एक बहुत ही बड़ा माफिया अपनी गर्लफ्रेंड मार्गरेट के साथ उसके घर में आराम से सो रहा था कि तभी अचानक काफी सारे FBI ऑफिसर उसके घर में आकर उसको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और ड्वाइट को गिरफ्तार करके सीधा अपने हेडक्वार्टर में अपने बॉस मूसा के पास ले जाते हैं। वहां पर मूसा ड्वाइट से कहता है कि अब से तुम मेरे लिए काम करोगे। ये बात सुनने के बाद ड्वाइट को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर इसके बावजूद वो अपने एटीट्यूड के चलते मूसा के लिए कोई भी काम करने से साफ मना कर देता है। लेकिन मूसा के पास ड्वाइट के जेल से बाहर निकलने के बाद का सारा लेखा जोखा था कि किस तरह से उसने तुलसा गांव में जाकर अपने गांजे के बिजनेस से कसिनो के बिजनेस को चालू करा और बाद में गांजा उगाने के लिए एक बहुत ही बड़ी जगह को खरीदकर गाड़ियों के बिजनेस में भी घुस गया। इसके अलावा मूसा को ये बात भी पता थी कि ड्वाइट की टीम में कौन कौन है और उन्होंने मिलकर तुलसा के कितने सारे गैंगस्टर को जान से मारा है। साथ ही मूसा ड्वाइट को ये बात भी बताता है कि आज से 25 साल पहले ड्वाइट के जिस आदमी को मारने के बाद उसे 25 साल की जेल हुई थी वो भी मूसा का ही आदमी था, जिसे मूसा ने न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफियाज में से एक रॉक के बारे में जानकारी निकालने के लिए उसकी टीम में भेजा था। पर उस समय पर उसी एजेंट की भलाई के लिए ड्वाइट ने उसे जान से मार दिया था। यही सारी बातें याद दिलाते हुए मूसा ड्वाइट को धमकाता है कि अगर ड्वाइट मूसा की बात को नहीं मानेगा तो ड्वाइट के साथियों के साथ साथ उसकी बहन, बेटी और गर्लफ्रेंड भी जेल के अंदर जाएगी। अब वैसे ये इस कहानी के 3rd सीजन का पहला पार्ट है, जिसके बाकी सारे पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर डाल चुका हूँ और उनका लिंक आपको हर बार की तरह पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी ना चाहते हुए भी ड्वाइट ने मूसा की बात को मान लिया था और बाद में मूसा ने ड्वाइट को उसके घर के बाहर छुड़वा दिया था, जहाँ से तैयार होकर ड्वाइट मार्गरेट के रेंच में उससे मिलने के लिए जाता है, जो भी ड्वाइट के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। अब वैसे ड्वाइट उसे मूसा की डील के बारे में तो नहीं बताता, लेकिन फिलहाल के लिए वो मार्गरेट से टेंशन ना लेने को कहकर बिगवुड के साथ कहीं पर जाने लग जाता है। तभी अचानक री नाम का एक दूसरा माफिया उसको कॉल करता है, जो कि चिकी के बाद न्यूयॉर्क के सबसे बड़े माफिया में से एक बन गया था और वो ड्वाइट से मिलना चाहता था। अब वैसे तो ड्वाइट जानता था कि बाकी माफियाज की तरह री भी उसके बिजनेस में फ्री फंड का हिस्सा मांगेगा, इसीलिए उसका री से मिलने का मन तो नहीं होता। लेकिन कुछ दिनों बाद वो अपने मन को मानकर गुडी के साथ री से मिलने के लिए चला जाता है। मुलाकात के दौरान पहले तो री ड्वाइट से मीठी मीठी बातें कर रहा था, लेकिन बाद में वो सच में बाकियों की तरह ड्वाइट की कमाई का मोटा हिस्सा मांगने लगता है, जिसके लिए ड्वाइट साफ मना करके वहां पर से चला गया था, जो बात री को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर पाता। इधर मिच जब अपने कार के शोरूम में गाड़ियों को बेचने की कोशिश कर रहा था, तभी वहां पर मिया नाम की एक लड़की आकर उससे फ्लर्ट करती है और मिच उसको देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि असल में मिया उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड और बचपन की दोस्त थी, जो काफी समय पहले तुलसा से किसी और शहर में चली गई थी, लेकिन उसके पिता रियो की तुलसा में ही दारू बनाने की खानदानी फैक्ट्री थी। अब इसके बाद जब मिच मिया के साथ ऑफिस के अंदर जाकर उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि मिया के पिता का बिजनेस काफी समय से लंबे घाटे में चल रहा था और उसके कारण वो जेरेमी नाम के एक बंदे को अपने खानदानी बिजनेस को बेचने वाले थे। ये बात सुनकर मिच को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर फिलहाल मिया बस उसको किस करते हुए अपनी फैक्ट्री में ही बनाई गई एक दारू की बोतल देती है और वहां पर से चली जाती है। अब इधर अब तक मिच के कसिनो में ड्वाइट भी आ गया था, जहाँ वो टाइसन और स्पेंसर को देखकर उनसे थोड़ी थोड़ी बात करता है और तभी वहां पर मार्गरेट भी ड्वाइट से अकेले में बात करने के लिए आ जाती है। असल में मार्गरेट ड्वाइट से जानना चाहती थी कि मार्गरेट से टेंशन ना लेने को बोलकर ड्वाइट खुद सुबह इतनी जल्दबाजी में कहां पर चला गया था, इसीलिए ड्वाइट भी उसको साफ बता देता है कि जिस इंसान ने मुझे गिरफ्तार करवाया था वो मुझसे कुछ काम करवाना चाहता है, पर क्योंकि मैं उस काम की वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं डालना चाहता, इसीलिए उस काम को मैं अकेले ही करूंगा। ये बात सुनकर मार्गरेट शांत हो जाती है और वो ड्वाइट को शर्ट पर लगाने के लिए कुछ ब्रोचेस गिफ्ट करती है, जो ड्वाइट को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद ड्वाइट से मिच मिलने के लिए आता है, जो कि अब गाड़ियों के बिजनेस में अपना योगदान नहीं देना चाहता था, इसीलिए ड्वाइट भी उसकी बात मानकर उससे उसके पसंद का काम करने को कहता है। तब सबसे पहले तो मिच ड्वाइट को मिया की फैक्ट्री में बनी हुई दारू टेस्ट करवाता है, जो ड्वाइट को काफी ज्यादा पसंद आई थी। और इसके बाद मिच ने ड्वाइट को बता दिया था कि असल में मिया के पिता अपने बिजनेस को घाटे के चलते जेरेमी नाम के एक बहुत ही खतरनाक बंदे को बेचने वाले हैं, और कहीं ना कहीं ये बात पक्की थी कि जेरेमी ही उनकी सेल्स को पूरी तरह से गिरवाकर जबरदस्ती उनके बिजनेस को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। मिच की सारी बातें सुनने के बाद ड्वाइट समझ गया था कि मिच ड्वाइट से मिया के बिजनेस को खरीदवाना चाहता है, पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जेरेमी खुद भी एक बहुत ही खतरनाक माफिया था। पर जैसा कि ड्वाइट अपने परिवार और अपने साथियों के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो मिया के पिता के पास जाकर उसके दारू के बिजनेस को खरीदने की बात करेगा, और अगर उस समय पर जेरेमी भी बीच में आएगा तो वो जेरेमी को भी नहीं छोड़ेगा। वहीं बुदी की शॉप पर ड्वाइट की बहन जोना आकर बुदी से कहती है कि बुदी को टाइसन और ग्रेस के साथ जाकर बिल के गांजे का शेयर उसके घर पर पहुंचाना है। तो बुदी इसके लिए मान तो जाता है, पर उसे बिल को पैसे देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि बिल ने पहले ड्वाइट से दुश्मनी के चलते बुदी की शॉप पर हमला करवाया था, जिस दौरान बुदी का बेस्ट फ्रेंड जिमी उसकी आंखों के सामने मारा गया था। उन्हीं सारी बातों को याद करते हुए बुदी बेमन से पैसों को बैग में डालने लग जाता है
पर तभी वहां पर ग्रेस आके उसकी हालत को देखते हुए सब कुछ समझ जाती है और उसे संभालने के बाद उसके और टाइसन के साथ पैसे के बैग को लेकर बिल के घर की तरफ जाने लग जाती है। वहीं ट्वाइट गुडी और मिच के साथ मिया के पिता से मिलने के लिए उनके घर के बाहर आता है, जहां घर के बाहर ही मिया के पिता ने अपने घर में मौजूद कीमती चीजों को बेचने के लिए लगा रखा था, क्योंकि जेरेमी उनकी फैक्ट्री के साथ साथ उनके घर को भी खरीदना चाहता था। तब गुडी भी उनमें से कुछ चीजों को पसंद करके उन्हें खरीद लेता है और उतने में ही मिया भी मिच को देखकर वहां पर आ जाती है। तब मिच मिया को ड्वाइट से मिलवाकर ड्वाइट की बात उसके पिता से करवाने को कहता है, जो मानकर मिया ने ड्वाइट को रियो के पास भेज दिया था। वहां जाकर ड्वाइट रियो से उसके बिजनेस को ड्वाइट को बेचने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो जेरेमी से दुगने दाम देने के लिए तैयार था। अब हालांकि रियो को ये डील काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन वो जेरेमी से काफी ज्यादा डरता था, इसीलिए ना चाहते हुए भी वो ड्वाइट की डील के लिए मना कर देता है। पर इसके बावजूद ड्वाइट उसे सोचने के लिए एक दिन का टाइम लेने को कहता है और वहां पर से अपने साथियों के पास बाहर आने लगता है। इसी बीच जब मिच और मिया बाहर थे, तभी उनके पास जेरेमी का बेटा कॉल आया था, जो मिया को पसंद करने के कारण मिच को उसके साथ देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करता है। इसी की वजह से वो मिच की बेइज्जती करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन मिच ने तो उल्टा उसका ही मजाक बनाकर उसे वहां से भगा दिया था और उतने में ही ड्वाइट भी उनके पास आ जाता है। उधर जब बुदी टाइसन और क्रेस के साथ पैसे को लेकर बिल के घर की तरफ जा रहा था, तभी उसकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में पावर खत्म होने के कारण उसे गाड़ी को पावर स्टेशन पर चार्ज करने के लिए लगाना पड़ता है और टाइसन इस बारे में ड्वाइट को कॉल पर बताते हुए उससे बिल से बात करने को कहता है, ताकि बिल अपने कुछ चमचों को पैसे लेने के लिए पावर स्टेशन पर ही भेज दे। अब ड्वाइट से बात करके थोड़ा सा चिढ़कर बिल इसके लिए मान जाता है और वो अपने एक साथी चैड और उसके 2 चमचों को पैसे लेने के लिए पावर स्टेशन पर भेज देता है। पर वहां पर आने के बाद जैसे ही चैड बूढ़ी के पास से पैसे के बैग को लेकर उसे चेक करता है, तो बैग पूरा का पूरा कॉमिक बुक से भरा हुआ था। इसीलिए गुस्से में चैड और उसके साथियों ने टाइसन, ग्रेस और बुदी तीनों को ही गन पॉइंट पर ले लिया था, जो देखकर बुदी चैड से अपनी गलती की माफी मांगता है, क्योंकि गलती से वो पैसे वाले बैग की जगह कॉमिक बुक वाले बैग को लेकर आ गया था। इस गलती को सुधारने के लिए बुदी चैड को उसके साथ उसके ऑफिस में चलने के लिए कहता है, क्योंकि वहीं पर वो पैसे वाला बैग रखा हुआ था। इसीलिए फिलहाल के लिए चैड अपने चीले चपाटों को ग्रेस और टाइसन के ऊपर नजर रखने को बोलकर खुद बुदी के साथ उसके ऑफिस में चला जाता है, जहां पर पैसे देने के बाद बुदी ने चैड को गन पॉइंट पर ले लिया था, जिससे चैड की फट के 4 से 64 हो गई थी और असल में चैड वही इंसान था जिसके गोली चलाने के कारण जिमी की मौत हुई थी। इसीलिए फिलहाल बुदी उसके मुंह पर बंदूक का पिछला हिस्सा मारकर अपनी सारी भड़ास निकालता है और चैड को पैसे लेकर वहां से दफा होने को कहता है। अब आगे जब रात में ड्वाइट अपने घर में मार्गरेट और जोना के साथ बैठा हुआ था, तभी बिल ड्वाइट को कॉल करके उसे बुदी की हरकत के बारे में बताता है, लेकिन ड्वाइट जानता था कि बुदी ने ऐसा क्यों करा होगा। इसीलिए वो बिल को भी इसका कारण बताकर वादा करता है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। इतना बोलकर ड्वाइट ने कॉल काट दिया था, जिससे बिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। अब इसके अगले दिन ड्वाइट फिर से रियो से मिलने के लिए जाता है, जहां इस बार उनकी मीटिंग में मिया भी उनके साथ मौजूद थी, जो खुद भी रियो से बिजनेस को ड्वाइट को ही बेचने को कहती है। और तब ड्वाइट रियो से वादा भी करता है कि जेरेमी को वो खुद संभाल लेगा और साथ ही बस उसे रियो का बिजनेस चाहिए, ना कि उसका घर। इसके साथ साथ रियो और मिया अपने बिजनेस को खुद ही संभालेंगे और बस ड्वाइट उनके बिजनेस को दुगने दामों में खरीद कर उसे एक्सपेंड करने में मदद करेगा। ये बात सुनकर रियो ड्वाइट को ही बिजनेस देने के लिए मान गया था, जिससे खुश होकर ड्वाइट फिलहाल के लिए अपने घर में वापस आ जाता है। पर तभी मूसा ड्वाइट को कॉल करके बताता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें काम देने वाला हूँ, इसलिए उससे पहले ही तुम रियो के साथ अपनी डील को खत्म कर लो। ये बात सुनकर तो ड्वाइट काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि मूसा ने अभी भी ड्वाइट के ऊपर लगातार नजर बना रखी थी और ड्वाइट दिन में क्या क्या करता है, मूसा को इस बारे में सब कुछ पता था। खैर वहीं कॉल को जब रियो की डील ड्वाइट के साथ होने के बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत ही इस बारे में अपने पिता जेरेमी को बताता है, जो बात जेरेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए रात में वो रियो के घर में जाकर उसे अपने गुंडों से बहुत ज्यादा पिटवाता है और रियो के घर में आग लगवाकर रियो को मरने के लिए छोड़ देता है। अब अगले दिन इस बारे में जैसे ही ड्वाइट को पता चलता है, तो वो तुरंत ही टाइसन और मिच के साथ रियो के घर के बाहर आता है, जहाँ की हालत को देखने के बाद ड्वाइट ने फैसला कर लिया था कि अब वो जेरेमी को किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। अब रियो के फ्यूनरल के टाइम पर ड्वाइट की मुलाकात जेरेमी से हो भी गई थी, जहाँ पर जेरेमी ड्वाइट से बात करते हुए रियो के बिजनेस को उसे बेचने के लिए बोलता है, जिसके बदले में वो ड्वाइट को 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन ड्वाइट ने इसके लिए साफ मना कर दिया था। ड्वाइट के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर जेरेमी उसे धमकाने की भी कोशिश करता है, पर उसके बावजूद ड्वाइट उसकी बात को नहीं मानता। इसी बीच मिया और साथी मिच की तो कॉल के साथ बहसबाजी भी हो गई थी, जिस दौरान मिच गुस्से में कॉल को धक्का देकर जमीन पर भी गिरा देता है, जो बात कॉल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो मिच को धमकाते हुए जेरेमी के साथ वहां पर से चला जाता है। खैर अभी जैसा कि जेरेमी ड्वाइट को रियो के बिजनेस के लिए 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार था, इसीलिए ड्वाइट समझ जाता है कि जरूर ही उस बिजनेस में कोई ना कोई खास बात तो जरूर है। इसीलिए वो थोड़ी देर बाद मिया के पास जाकर इस बारे में बात करता है
और तब मिया उसको कुछ दिखाने के लिए अपनी दारू की फैक्ट्री के एक खास हिस्से में लेकर चली जाती है। वहां पर पुरानी शराब के काफी सारे ड्रम रखे हुए थे, जो शराब लगभग 100-200 साल पुरानी थी। और शराब के इतना पुराना होने के कारण वहां पर मौजूद सारी शराब की कीमत लगभग $150 मिलियन थी। उसको देखने के बाद ड्वाइट इस बात को समझ गया था कि कहीं ना कहीं जेरेमी को इस पुरानी दारू के बारे में पहले से पता था, लेकिन वो इस जगह की लोकेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यही रीजन भी था कि क्यों उसने फैक्ट्री के साथ साथ रियो के घर को खरीदने की भी कोशिश करी थी। वैसे काफी टाइम से बिक्री ना होने की वजह से वहां की सारी मशीन्स खराब हो गई थी, जिनको देखने के बाद बुद्धि उन सभी मशीन के बारे में सबको जानकारी देने लग जाता है और साथ ही उन्हें ये भी बताता है कि उन सभी मशीन्स को सही करने के लिए उन्हें एक बहुत ही अच्छे प्लम्बर की जरूरत है। अब जैसा कि टाइसन के पिता मार्क भी प्लम्बर का ही काम करा करते थे, इसीलिए टाइसन मशीन को सही करवाने के लिए अपने पिता मार्क के पास जाकर उनसे इस बारे में बात करता है। जिस दौरान पहले तो मार्क ने टाइसन की कोई भी मदद करने से मना करके उसे वहां से भेज दिया था, पर जब मार्क की बीवी मार्क के पास आकर उसे इस काम को करने के लिए कहती है तो मार्क भी इस काम को करने के लिए मान जाता है। इधर ड्वाइट को फैक्ट्री में मिया से ये बात भी पता चली थी कि असल में सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने जेरेमी के डर से उनकी दारू को अपनी शॉप पर बेचने से मना कर दिया था, जिसके कारण ही उनका बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। इसीलिए फिलहाल के लिए ड्वाइट मिच और साथ ही बिगफुट के साथ तुलसा के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर वॉल्ट की दुकान पर आता है, जहां पर उससे बात करते हुए मिया की दारू को भी वहां पर सेल करने के लिए बोलने लग गया था, मगर वॉल्ट ने जेरेमी के डर के कारण ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। जो सुनने के बाद ड्वाइट बिगफुट को इशारा करके उसे वॉल्ट को धमकाने के लिए कहता है और अब बिगफुट के ऐसा करने पर ना चाहते हुए भी वॉल्ट को उनकी दारू को अपनी दुकान में रखने के लिए मानना पड़ गया था। दूसरी तरफ गुडी ड्वाइट के कहने पर एरमेंट के बारे में पता करने के लिए आया था, जो कि पिछले पार्ट में उसकी बीवी के छोड़ जाने के बाद से शराब के नशे में डूबा रहता था और उसने खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था। अभी फिलहाल के लिए काफी ज्यादा पूछताछ करने के बावजूद भी ड्वाइट को एरमेंट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और वो वापस से ड्वाइट के पास जाने लग जाता है। इधर मिया जब अपने घर में अकेली थी तो अचानक उससे मिलने के लिए कॉल उसके पास पहुंच जाता है, जो कि फ्यूनरल पर हुए तमाशे के कारण पहले तो उससे माफी मांगता है और बाद में उसे मिच से दूर रहने को बोलता है। अब जाहिर सी बात थी कि मिच को पसंद करने के कारण मिया इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती और कॉल की बेइज्जती करके उसे वहां से भगा देती है। वहीं अब तक बिल को भी ड्वाइट के नए बिजनेस के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो गुस्से में फैक्ट्री के अंदर ही ड्वाइट से इस बारे में बात करने के लिए आता है, क्योंकि माफिया का रूल था कि वो अपने नए बिजनेस के दौरान अपने पुराने पार्टनर्स को भी हिस्सा दिया करते थे। पर क्योंकि ड्वाइट ने ऐसा कुछ भी नहीं करा था, इसलिए बिल उसको देखते ही उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। पर तभी जोना उसको समझाती है कि ड्वाइट बस उससे ही बात करने के बारे में सोच रहा था। असल में ड्वाइट चाहता था कि बिल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करे, जिसके बदले में वो बिल को बिजनेस का 7.5% देने के लिए तैयार था। लेकिन बिल के हिसाब से ये अमाउंट बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि ड्वाइट का पंगा जेरेमी के साथ हो गया था और जेरेमी अंडरवर्ल्ड के काफी बड़े बड़े माफियाज के साथ साथ काफी सारे पॉलिटिशियंस को भी जानता था। लेकिन इसके बावजूद ड्वाइट बिल को एक ढेला ऊपर देने के लिए तैयार नहीं होता, जिससे गुस्से में आकर बिल वहां पर से चला जाता है। मगर ड्वाइट इस बात को जानता था कि बिल उसकी मदद जरूर करेगा। खैर अभी बिल के फैक्ट्री से बाहर आते समय उसको चकी के पार्टनर साइमन का कॉल आता है, जिसकी हालत चकी के मरने के बाद से बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी और उसके साथियों को एक रेस्टोरेंट में काम करना पड़ रहा था। इसीलिए वो बिल से कोई काम मांगने की भी कोशिश करता है, लेकिन बिल उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए बाद में कॉल करने को कहकर कॉल को काट देता है। इसके थोड़ी देर बाद ही फैक्ट्री में मार्क मशीन्स को सही करने के लिए पहुंच जाता है, जिसके आते ही सब बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और मार्क भी मशीन्स को सही करने में लग गया था। उसी दौरान बुद्धि ग्रेस को ये बात भी बताता है कि बुद्धि जब चैट को उसके ऑफिस में लेकर आया था तो उस समय पर बुद्धि ने उसके फोन को भी हैक कर लिया था और अभी भी वो चैट को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। पर तभी अचानक से चैट खुद वहां पर आकर बुद्धि से अपनी करी गई गलती के लिए माफी मांगने लग जाता है और ऐसा करने के लिए चैट को बिल ने बोला था, जिसका मतलब कि बिल ने ड्वाइट की डील को सच में मान लिया था। अब वैसे चैट के सामने तो बुद्धि उसको माफ कर देता है, लेकिन अभी भी उसके मन में चैट को लेकर नफरत खत्म नहीं हुई थी। इधर कुल घबराया हुआ जेरेमी के पास आकर उसे बताता है कि ड्वाइट और उसके साथियों ने वॉल्ट को धमकाकर उसकी शॉप में अपनी दारू को बेचना चालू कर दिया है। और ये बात सुनने के बाद जेरेमी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कॉल से ड्वाइट के साथियों में से किसी एक को जान से मारने के लिए बोलता है और खुद अपने आदमियों के साथ वॉल्ट की दुकान पर जाकर वॉल्ट को बहुत ज्यादा पिटवाता है। इधर मार्क ने मिया की फैक्ट्री के अंदर मौजूद सारी मशीन्स को पूरी तरह से सही कर दिया था और मशीन के अंदर मौजूद पाइप से शराब की बोतलें भी फिल होने लगी थी। इससे ड्वाइट और बाकी सारे जने बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ड्वाइट तो एक बोतल को उठाकर सभी लोगों के साथ चीयर्स भी करता है। अब इसके बाद मार्क थोड़ी देर टाइसन से इमोशनल बातें करने के बाद वहां पर से निकल जाता है और इधर ड्वाइट फिलहाल के लिए सीजन 2 वाले कार्ल के पास आ गया था, जो कि उस समय पर शहर के गवर्नर के इलेक्शन लड़ने वाला था। तब ड्वाइट उससे वादा करता है कि वो किसी भी हालत में कार्ल को उसके इलेक्शन में जितवा देगा, पर बदले में इलेक्शन को जीतने के बाद कार्ल को ड्वाइट की हर बात को मानना पड़ेगा। कार्ल इस बात को जानता था कि जल्दी ही ड्वाइट और साथी जेरेमी के बीच में एक बहुत ही घमासान लड़ाई होने वाली है और इसीलिए ड्वाइट उसको गवर्नर के इलेक्शन जितवाना चाहता है।
यही सोचकर वो फिलहाल के लिए ड्वाइट की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और हंसकर वहां पर से चला जाता है। दूसरी तरफ मिच अभी के लिए मिया को अपने साथ अपने घर पर ही रखने वाला था, इसीलिए वो अपने घर में मिया को लाकर अपने पिता से इस बारे में बात करता है और उन्हें ऊपर वाले कमरे में भेज देता है। जिसके बाद वो मिया को अपने सांसों की बदबू सूंघाना चालू करने वाला था, पर उतने में ही उन दोनों को घर के बाहर किसी के होने का एहसास होता है। इसीलिए मिच अपनी गन को लेकर घर के बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाते ही अचानक से उसके ऊपर मास्क पहने एक बंदे ने हमला कर दिया था, जिसके साथ वहां पर और भी काफी सारे लोग आए हुए थे। इसीलिए मिच उन सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मारने के बाद उस पहले वाले बंदे से लड़ाई करने में लग जाता है। उस दौरान वो बंदा मिच के ऊपर भारी पड़ते हुए उसे जान से मारने वाला था, पर उतने में ही मिया एक चाकू को लेकर बाहर आती है और उस मास्क वाले बंदे के हाथ में मारते हुए उसे वहां पर से भगा देती है। वो मास्क वाला बंदा असल में कोई और नहीं बल्कि खुद कोल था, जो कि घायल हालत में अपने पिता जेरेमी के पास जाकर उसे अपनी नाकामी के बारे में बताता है, जिसके बारे में सुनने के बाद तो जेरेमी को और ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसीलिए वो कोल के ऊपर भी रहम ना करते हुए पास की बोन फायर में उसके हाथ को डाल देता है। दूसरी तरफ जैसा कि मिच को ये बात समझ आ गई थी कि मिया के लिए उसका घर सेफ नहीं है, इसीलिए वो मिया को भी शहर को छोड़कर किसी और जगह पर जाने के लिए कहता है। लेकिन मिच और उसके साथियों के साथ रहकर मिया को वहां पर काफी ज्यादा सेफ लगने लग गया था, इसीलिए वो दूसरे शहर में जाने से साफ मना कर देती है और मिच को अपने सांसों की बदबू सूंघाने लगती है। अब इसके अगले दिन जब ड्वाइट अपने बार में आता है तो गुडी उससे बात कर उसे एरमेंट के गायब होने के बारे में बताता है, जो सुनकर ड्वाइट ने गुडी से एरमेंट को जल्दी से जल्दी ढूंढने के लिए बोल दिया था। पर तभी अचानक से ड्वाइट की नजर जेरेमी के ऊपर पड़ती है, जो कि उसके कसिनो में साइड में बैठकर दारू पी रहा था। इसीलिए ड्वाइट उसको देखकर तुरंत ही उसके पास चला जाता है। उस समय पर जेरेमी ड्वाइट को धमकाने की कोशिश कर रहा था, पर जैसा कि ड्वाइट को अब तक मिच के साथ चले इंसिडेंट के बारे में भी पता चल गया था, इसीलिए वोल्टर जेरेमी को ही बहुत ज्यादा सुनाता है। उसे साफ साफ बता देता है कि उसे पैसे से इतना ज्यादा लेना देना नहीं है, पर अगर कोई भी उसके परिवार या फिर उसके दोस्तों के ऊपर आंख उठा के देखने की भी कोशिश करता है तो ड्वाइट उनकी आंखें नोचना अच्छे से जानता है। ड्वाइट के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जेरेमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिलहाल के लिए वो बाहर जाने लग जाता है। इधर जेरेमी के बाहर आने से पहले जेरेमी की गाड़ी में कोल भी बैठा हुआ था, जो कि गाड़ी के बाहर एक इंसान को स्पेंसर के साथ गलत हरकत करने की कोशिश करते हुए देखता है, जिस दौरान स्पेंसर काफी ज्यादा डरी हुई थी। इसीलिए कोल बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी के मुंह पर जाकर मुक्का मारता है और उस आदमी के वहां पर से भागने के बाद स्पेंसर से बिना कुछ भी बोले अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। अब इसके अगले दिन से ड्वाइट अपने पास बंदूक भी रखने लग गया था, ताकि अगर अचानक से जेरेमी और उसके साथी मिलकर ड्वाइट के ऊपर हमला करें तो ड्वाइट अपना बचाव कर पाए। इसके बाद वो सीधा अपनी फैक्ट्री में जाकर अपने बाकी सारे साथियों से मिलता है, जिस दौरान उसने सभी लोगों से फिलहाल के लिए अपने अपने काम पर ध्यान देने को बोल दिया था, जबकि वो खुद पीछे से जेरेमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाकर अचानक से उसे धप्पा करने वाला था। पर तभी ड्वाइट के पास मूसा का कॉल आता है, जो कि जल्दी से ड्वाइट की फैक्ट्री के बाहर खड़ी व्हाइट कलर की टेस्ला कार में आकर बैठने को बोलता है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी ड्वाइट को मानना पड़ गया था और वो जोना को बाय बोलकर वहां पर से गाड़ी में जाकर बैठ गया था। टेस्ला के ऑटोमेटिक फीचर होने की वजह से उस गाड़ी में कोई भी ड्राइवर नहीं होता और फिलहाल के लिए ड्वाइट के गाड़ी में बैठने के बाद वो गाड़ी ड्वाइट को कहीं पर लेकर जाने लग जाती है, जिस दौरान गाड़ी के अपने आप तेज चलने के कारण ड्वाइट की फट के 4 से 64 हो रखी थी। इसीलिए जैसे ही ड्वाइट के सामने मूसा आता है वैसे ही ड्वाइट मूसा को काफी सारी उल्टी सीधी चीजें बोलने लग जाता है, लेकिन मूसा वापस से ड्वाइट को गाड़ी के अंदर बैठने को बोलकर उसके साथ टेक्सास की तरफ जाने लगता है। उस दौरान मूसा ड्वाइट को बताता है कि असल में वो डेकन नाम के एक बहुत ही बड़े आतंकवादी को पकड़ना चाहता है, जो लोगों की नजर में तो मामूली सी घड़ी की दुकान चलाता था, लेकिन पीठ पीछे उसका एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब बनाने का बिजनेस था। उसको ही रंगे हाथों पकड़ने के लिए मूसा को ड्वाइट की जरूरत थी, ताकि ड्वाइट डेकन के पास जाकर उसे बॉम्ब बनाने का ऑर्डर दे और डिलीवरी के टाइम पर मूसा उसे पकड़ सके। अब मूसा ये काम खुद नहीं कर सकता था और ना ही किसी से करवा सकता था, क्योंकि डेकन अपने कॉन्टेक्ट के जरिए बड़े आराम से उनके FBI होने के बारे में पता लगवा लेता। लेकिन ड्वाइट जैसे खतरनाक माफिया के लिए ये काम करने में डेकन को कोई भी दिक्कत नहीं होती, जो सुनने के बाद पहले तो ड्वाइट इस काम को करने के लिए मना करता है, लेकिन ड्वाइट के पास ये काम करने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। तभी अचानक एक पुलिस वाला मूसा के तेज गाड़ी चलाने के कारण उनकी गाड़ी को रोक लेता है, जिस दौरान मूसा तो अपना FBI बैच दिखाकर बच गया था, लेकिन वो ड्वाइट को नहीं बचाता, क्योंकि फिलहाल के लिए वो ड्वाइट की सिचुएशन हैंडल करने की पावर को भी देखना चाहता था, जिसके तुरंत बाद ही उस ऑफिसर ने ड्वाइट को गाड़ी से बाहर आने को कह दिया था। इसीलिए अभी ड्वाइट भी ऑफिसर को घोपचे में ले जाकर उसे मूसा के बारे में एक इमोशनल स्टोरी बताता है, जिससे मूसा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी। और उस ऑफिसर की स्टोरी पर यकीन करने के बाद ड्वाइट ऑफिसर को उसके और उसके बच्चों के लिए फुटबॉल मैच की फ्री टिकट भी देता है। इससे उस पुलिस वाले ने ड्वाइट को छोड़ दिया था और ड्वाइट वापस से मूसा के साथ गाड़ी में बैठकर डेकन की दुकान की तरफ जाने लग गया था। इधर दारू बनाकर उसे पैक करते करते टाइसन काफी ज्यादा बोर हो जाता है, इसीलिए वो बुधी, ग्रेस और गुडी से कोल के किसी अड्डे में चलकर उसके बारे में पता करने को कहता है, जिस पर पहले तो गुडी मना करके वहां पर से चला गया था, लेकिन गुडी के मना करने के बावजूद भी बुधी और ग्रेस टाइसन के साथ कोल के एक छोटे से कसिनो टाइप जगह पर पहुंच जाते हैं।
जहां पर कार्ड्स लेने के बाद उन्होंने गुडी को भी बुला लिया था और ना चाहते हुए भी गुडी को उनके प्लान में शामिल होना पड़ा था। इधर मिया आजकल होने वाली चीजों से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए मिच उसको अपने साथ ड्राइव पर लेकर जाता है, जिस दौरान मिया बताती है कि उसे ड्वाइट के ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं है। ये सुनने के बाद मिच उसे समझाता है कि बेशक से ड्वाइट कितना ही ज्यादा खतरनाक क्यों ना लगता हो, लेकिन वो अपने साथियों के लिए काफी अच्छा है और अभी बस वही अपने दिमाग से मिया के पुश्तैनी बिजनेस को फर्श से अर्श तक लेकर जा सकता है। दूसरी तरफ एरमेंट की पत्नी क्लारा जोना के पास फैक्ट्री में आकर उससे एरमेंट के गायब होने के बारे में बात करने लगती है, क्योंकि काफी समय से एरमेंट ने क्लारा से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी और क्लारा को लग रहा था कि ड्वाइट ने एरमेंट को जान से मरवा दिया है। लेकिन जोना क्लारा को कहती है कि ड्वाइट अपने साथियों के साथ कभी भी ऐसा नहीं करता और वो तो खुद भी एरमेंट को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बात सुनने के बाद क्लारा वहां पर से चली गई थी और वहीं दूसरी तरफ कोल के सेंटर में गेम खेलते हुए टाइसन और बाकी सबको पता चलता है कि असल में कोल ने अपने गेम सेंटर में अपने ही लोगों को कस्टमर बनाकर बिठा रखा था, जिनके पास हमेशा जीतने वाले पत्ते ही जाते थे, जिसकी वजह से कोल बस कसिनो की एंट्री फीस से ही बहुत सारा पैसा कमा लेता था। ये बात पता चलते ही टाइसन अपने पत्तों को कोल के एक साथी के पत्तों के साथ बदल लेता है और बाद में गेम को आसानी से जीतने के बाद पैसे मांगते हुए नाचने लग जाता है। इससे कोल वहां पर आकर गुस्से में उन सभी लोगों को चीटर कहते हुए वहां से जाने के लिए कहने लग गया था, जिस पर गुडी कोल के सामने जाकर उसे धमकाता है कि अगर कोल ने पूरे सेंटर की आज की कमाई उन लोगों को नहीं दी तो वो लोग उसके कसिनो के राज के बारे में सभी लोगों को बता देंगे। इसीलिए अब ना चाहते हुए भी कोल को टाइसन को काफी सारे पैसे देने पड़ गए थे, लेकिन अब वो किसी भी हालत में टाइसन से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वहीं ड्वाइट भी अब तक डेकन की दुकान में एक नॉर्मल कस्टमर बनकर जाता है और उससे अपनी घड़ी सही करवाने के बहाने उसके रियल बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, जिस पर शुरू में तो डेकन ने मना कर दिया था कि वो किसी भी अनजान आदमी के साथ डील नहीं करता। इसीलिए तब ड्वाइट थोड़ा सा अकड़ते हुए डेकन से उसके बारे में पता करने को कहता है ताकि डेकन को उसकी बातों पर भरोसा हो जाए। डेकन भी इस पर मान गया था, जिसके बाद ड्वाइट भी पूरे टशन में दुकान से निकलने के बाद मूसा की गाड़ी में बैठता है और उसके साथ अपने शहर में वापस आने लग जाता है। वहीं मिच के साथ थोड़े से नशे करके मिया गाड़ी को भगाते हुए जेरेमी के घर के बाहर जाती है और उसके गार्डन को गाड़ी से रौंद कर वहां पर आग लगाने की कोशिश करती है, लेकिन मिया के ऐसा करने से पहले ही जेरेमी के गार्ड और साथ ही मिच ने मिया को पकड़ लिया था और तभी वहां पर जेरेमी भी आ जाता है, जिसको मिया बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलती है और अभी जेरेमी भी उसको बहुत ज्यादा सुनाकर मिच को उसे वहां पर से लेकर जाने को कहता है। तो मिच उसे लेकर सीधा अपने घर की तरफ आने लग गया था, जहां पर रास्ते में मिया की दारू उतरने के बाद मिच उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि आज मिया की हरकत के कारण मिया की जान जा सकती थी और अब अगर मिया फिर से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश करती तो मिच उससे बात करना बंद कर देता। इतना बोलकर वो मिया के पास से चला जाता है। वहीं गुडी कोल से मिले हुए पैसों को लेकर सभी लोगों के साथ स्ट्रिप क्लब में आ गया था, जिस दौरान सभी लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और टाइसन एलिस नाम की एक प्रोस्टिट्यूट के साथ मजे करने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला जाता है। अब एलिस की अदाओं के कारण टाइसन का उसके ऊपर दिल आ गया था, इसीलिए वो एलिस से डेट पर चलने को कहता है, जिस पर एलिस भी मान गई थी। लेकिन तभी कोल ऊपर आकर टाइसन को गन पॉइंट पर ले लेता है और उसे अपने अड्डे पर ले जाकर अपने साथियों के साथ बहुत बुरी तरह से मारता है, जिसके बाद वो टाइसन से उस पुरानी दारू के ठिकाने के बारे में जानने की कोशिश करने लग गया था, जिस दौरान पहले तो टाइसन कोल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता, पर तभी कोल उसके सामने एलिस को लेकर आता है, जिसे भी कोल अपने साथियों के साथ पकड़ कर लेकर आया था। और अब अगर टाइसन कोल को दारू का ठिकाना नहीं बताता तो कोल एलिस को जान से मार देता। इससे टाइसन परेशान होकर ना चाहते हुए भी कोल को दारू का ठिकाना बता देता है, जिसके अगले ही पल कोल टाइसन को टाइसन की गाड़ी की डिग्गी में डालकर अपने साथियों के साथ फैक्ट्री के बाहर जाता है और वहां पर मौजूद बिल के सभी साथियों को जान से मारने के बाद वो फैक्ट्री के अंदर जाकर दारू के ड्रम को अपने साथियों से बाहर लाने को कहता है। तब उसके साथी भी इस पर मान गए थे, जिसके बाद कोल अपने कुछ साथियों के साथ बाहर आकर टाइसन की गाड़ी की डिग्गी की तरफ गोलियां चलाने लग गया था, जिससे रात के अंधेरे में तो सबको यही लगता है कि उन्होंने टाइसन को जान से मार दिया है, पर जैसा कि टाइसन की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी इसीलिए उसकी जान बच जाती है। वहीं इस सबसे अनजान ड्वाइट फिलहाल के लिए मार्गरेट के पास जाकर उससे कार्ल से बात करने को कहता है, क्योंकि कार्ल के इलेक्शन जीतने के बाद वो सच में ड्वाइट के काफी काम आ सकता था और मार्गरेट भी कार्ल से बात करने के लिए मान गई थी। इसके तुरंत बाद ही ड्वाइट को टाइसन कॉल करके फैक्ट्री में बुलाता है, जहां पर जाकर जब ड्वाइट को कोल की हरकत के बारे में पता चलता है तो वो जेरेमी को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। पर जैसा कि ये सारी की सारी हरकत कहीं ना कहीं टाइसन के कारण हुई थी, क्योंकि ड्वाइट और गुडी ने उसे बस नॉर्मली अपने काम को करते रहने को कहा था, पर उसके बावजूद भी टाइसन ग्रेस और बुदी के साथ कोल के कसिनो में चला गया था। इसी कारण से ड्वाइट जेरेमी के ऊपर डायरेक्ट हमला भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ अगले दिन फैक्ट्री में कोई और प्लान बनाने लग जाता है। अब उस दौरान वो टाइसन की गलती के कारण उससे ज्यादा बात नहीं करता और बुदी से जल्दी जेरेमी के सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को हैक करने को कहता है, क्योंकि उसके जरिए वो जेरेमी के ऑनलाइन पुरानी दारू को सेल करने की कोशिश करने पर ऑर्डर को कैंसिल करवा सकते थे। इससे उन्हें पुरानी दारू के ड्रम को ढूंढने का भी टाइम मिल जाता।
इसीलिए बुद्धि भी इस पर मान जाता है और उतने में ही फैक्ट्री के बाहर बिल भी आ जाता है। तब ड्वाइट ने बिल के पास जाकर बिल से बात करते हुए उसे पिछली रात की कोल की हरकत के बारे में बता दिया था, जिससे बिल को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उतने में ही बुद्धि ड्वाइट के पास आकर उसे एक फुटेज दिखाता है जिसमें उनके पुराने दारू के ड्रम को टॉम नाम का एक आदमी अपने साथ अपने घर में लेकर जा रहा था। उस फुटेज को देखने के तुरंत बाद बिल और साथी ड्वाइट टॉम के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस दौरान बिल ड्वाइट से बाहर रहने को कहकर खुद अंदर जाता है और टॉम को बंदूक की नोक पर लेकर उससे दारू के ड्रम्स के बारे में पूछने लगता है। लेकिन टॉम के हिसाब से वो बस दारू के ड्रम को अपने घर के पास लेकर आया था, जिसके बाद कोल और उसके बाकी सारे साथी ड्रम्स को कहीं और लेकर चले गए थे। इतना बोलने के बाद टॉम बिल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही बिल उसको शूट करके खत्म कर देता है और वापस ड्वाइट के पास आकर उसे सब कुछ बताता है। इधर न्यूयॉर्क में रेस्टोरेंट में काम करके साइमन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसीलिए वो री के पास जाकर उसे ड्वाइट के दारू के नए बिजनेस के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनने के बाद री एकदम हैरान हो गया था, क्योंकि ड्वाइट ने उसे भी इस बिजनेस के बारे में भनक नहीं पड़ने दी थी और अभी ये इन्फॉर्मेशन देने के बदले में साइमन को लग रहा था कि री उसको भी अपनी टीम में शामिल कर लेगा। लेकिन री ऐसा कुछ भी नहीं करता और सब कुछ जानने के बाद वो साइमन को वहां पर से जाने को कहता है। इधर अब तक बुद्धि ने जेरेमी के अकाउंट को हैक करके उसके सभी ऑर्डर्स को कैंसिल करवा दिया था और साथ ही जो उन्होंने फैसला करा था कि वो दारू के ड्रम मिलते ही उसे लोगों के बीच में प्रमोट करके तुरंत बेचना चालू कर देंगे। इससे उनके पास काफी सारा पैसा आएगा और साथ ही आगे के लिए उनका सारा खतरा टल जाएगा। पर यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें किसी ऐसी सेलिब्रिटी की जरूरत थी जिसको सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हो, ताकि दारू के मार्केट में लॉन्च होते ही उनकी काफी अच्छी सेल हो। लेकिन ऐसे किसी सेलिब्रिटी को हायर करने के लिए उनके पास इतने पैसे नहीं होते, इसीलिए तब बुद्धि अपना दिमाग लगाकर जेस्पर नाम के एक बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी का एआई वीडियो बनाता है, जिसमें जेस्पर उनकी दारू को बहुत ज्यादा अच्छा बता रहा था और इस वीडियो के ऑनलाइन जाते ही पक्का लोग इस दारू को पीने के लिए बेचैन होने वाले थे। वहीं जैसा कि ड्वाइट ने टाइसन को फिलहाल कुछ भी करने को नहीं कहा था, इसीलिए टाइसन अपने पिता मार्क के पास जाकर उसे सब कुछ बताता है और मार्क के साथ ही कोल की फैक्ट्री के बाहर नजर रखने के लिए पहुंच जाता है। तब उसे कोल की एक गाड़ी में एलिस जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद तो टाइसन का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि एलिस ने असल में टाइसन को कोल के साथ मिलकर एक जाल में फंसाया था। इसीलिए अभी टाइसन मार्क के साथ एलिस का पीछा करने लग जाता है और वहीं दूसरी तरफ मार्केट ड्वाइट के कहने पर कार्ल से मिलने के लिए कैफे में जाती है, जहां उसने कार्ल के सामने शर्त रखी थी कि अगर कार्ल मार्गरेट के रेंच के पूरे हिस्से को मार्गरेट को कम पैसों में देने के लिए मान जाता है तो मार्गरेट इलेक्शन जीतने में उसकी मदद करेगी। और सच में मार्गरेट के उसकी टीम में आने से कार्ल को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला था, क्योंकि मार्गरेट की अच्छी आदतों के कारण तुलसा के सभी लोग उसको बहुत ज्यादा पसंद करते थे और मार्गरेट के कार्ल का साथ देने पर कार्ल के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते। अब वैसे तो कार्ल जानता था कि मार्गरेट ऐसा बस ड्वाइट के कहने पर कर रही है और बाद में कार्ल को ड्वाइट की भी मदद करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बावजूद वो अपने फायदे के चलते मार्गरेट की बात को मान जाता है। इधर अपने ऑर्डर को लगातार कैंसिल होता हुआ देखकर जेरेमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर तभी कोल उसके पास आकर उसे वही पुरानी दारू टेस्ट करने को कहता है, जिससे जेरेमी का गुस्सा पक्का शांत हो जाता। इसके लिए जेरेमी भी मान गया था, इसलिए वो कोल के साथ अपने उस गोदाम की तरफ जाने लगता है जहां पर उन लोगों ने दारू के ड्रम्स को ले जाकर रखा था। वहीं जब मार्गरेट ड्वाइट से मिलकर उसे बताती है कि कार्ल उनकी डील के लिए मान गया है, तो पहले तो ड्वाइट काफी ज्यादा खुश होता है, पर बाद में वो मार्गरेट से कार्ल से थोड़ा सा दूर रहने को भी कहता है, क्योंकि ड्वाइट जानता था कि कार्ल मार्गरेट को पसंद करता है और ड्वाइट नहीं चाहता था कि कार्ल मार्गरेट के साथ कुछ ऐसा वैसा करे। इस पर मार्गरेट भी ड्वाइट को टेंशन ना लेने को कहकर वहां पर से चली जाती है और तभी ड्वाइट को टाइसन कॉल करके एलिस के धोखे के बारे में बताता है और साथ ही अब तक टाइसन और मार्क ने जेरेमी के गोदाम की लोकेशन के बारे में भी पता लगा लिया था। ये बात सुनकर ड्वाइट तुरंत ही अपने सभी साथियों को जल्दी से जल्दी गोदाम के बाहर आने को कहता है और खुद भी वहां पर पहुंच जाता है। इधर गोदाम के अंदर कोल जेरेमी को दारू टेस्ट करवा रहा था, जो जेरेमी को सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती है और उसकी बातों को सुनने के बाद कोल को लग रहा था कि जेरेमी इस काम के लिए कोल को पक्का शाबाशी देगा, लेकिन इसके बावजूद जेरेमी ऐसा कुछ भी नहीं करता और इसीलिए दुखी होकर कोल गोदाम से बाहर आ गया था। तभी अचानक से बिगफुट और साथी बिल दोनों ही कोल के सामने आकर उसे बंदूक की नोक पर लेते हैं और ड्वाइट के पास ले जाते हैं, जिसके बाद ड्वाइट खुद गोदाम के बाहर जाकर जेरेमी को गोदाम से बाहर बुलाता है और उससे कोल के बदले में दारू के सारे ड्रम को वापस करने को कहता है। इस पर एक बार को तो जेरेमी ने कोल को जान से मारने को कह दिया था, जिससे कोल का भी चेहरा उतर जाता है, लेकिन बिल के कोल पर गोली चलाने से पहले ही जेरेमी दारू को देने के लिए मान गया था। तब ड्वाइट कोल को छोड़ने के लिए कह देता है और बिगफुट सभी ड्रम्स को एक ट्रक में लोड करके अपने अड्डे पर लेकर जाने लगता है। उस दौरान जेरेमी ड्वाइट को धमका रहा था कि ड्वाइट को ये हरकत बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी, लेकिन ड्वाइट को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और सीधा अपने घर जाकर रात में मार्गरेट के साथ प्यार भरी बातें करके सो जाता है। वहीं बिल जब अपनी गाड़ी से घर जा रहा था, तभी उसके पास री कॉल करके उससे वादा करता है कि अगर कभी भी बिल को डी की जरूरत पड़ेगी तो डी उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। ये बात सुनने के बाद बिल समझ गया था कि री को पक्का ड्वाइट के दारू वाले बिजनेस के बारे में पता चल गया है
और वो बिल को ड्वाइट के खिलाफ करना चाहता है। इसीलिए बिल भी री की बातों का ज्यादा अच्छे से जवाब नहीं देता और कॉल को काटकर चुपचाप अपने घर में जाने लग जाता है। खैर अब उसी रात बुद्धि का वो जैस्पर वाला वीडियो इतना ज्यादा वायरल हो गया था कि मिच मिया और बाकी सब मिया की फैक्ट्री में अगले दिन ही एक बहुत ही बड़े इवेंट की तैयारी करने लगते हैं, जिसमें काफी सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले थे, जिनके सामने ही वो लोग अपने दारू के ब्रांड को लॉन्च कर देते। वहीं जब ड्वाइट मार्गरेट के पास सोकर उठता है तो मार्गरेट उसको भी इवेंट के लिए तैयार होने को कहती है और साथ ही उसको इवेंट में काल के आने के बारे में भी बताती है। उसका नाम सुनकर ड्वाइट को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। अब जैसा कि न्यूयॉर्क में सिमोन को भी कहीं पर काम नहीं मिल रहा होता, इसीलिए वो बेचैन होकर फिर से एक बार बिल को कॉल करता है, जिससे बिल को ये बात समझ आ गई थी कि री को ड्वाइट की दारू के नए बिजनेस के बारे में सिमोन ने ही बताया होगा। इसीलिए वो सिमोन को काफी सुनाता है और आगे से कॉल ना करने को कहकर कॉल काट देता है। वहीं जेरेमी को मिया की फैक्ट्री में होने वाले इवेंट के बारे में पता चलने पर वो अपने पास शहर के अटॉर्नी जनरल को बुलाता है और उससे किसी भी हालत में इवेंट को रुकवाने को कहता है, जिस पर वो अटॉर्नी जनरल भी तुरंत मान गया था। वहीं जैसा कि कोल जेरेमी के सामने अपनी काबिलियत को दिखाकर एक अच्छे बेटे की तरह ट्रीट होना चाहता था, पर जेरेमी को कोल के जी जान लगाने के बाद भी उसकी फिक्र नहीं थी। इसीलिए इसी बात से दुखी होकर कोल मिच के बार में दारू पीने के लिए आ जाता है। वहां मौजूद स्पेंसर उसको फ्री में दारू देती है, क्योंकि कोल ने उस रात उसको उस दरिंदे से बचाया था। और तब कोल स्पेंसर से थोड़ा सा फ्लर्ट भी करता है। इससे स्पेंसर को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कोल को पसंद करने लग गई थी। वहीं ड्वाइट तैयार होकर टाइसन के साथ इवेंट की तरफ जाने लग गया था, जहां रास्ते में टाइसन अपनी गलती के लिए उससे माफी भी मांगता है। और तब ड्वाइट उसको बताता है कि वो टाइसन से गुस्सा नहीं है और उल्टा टाइसन की उसकी टीम में होने से वो काफी ज्यादा खुश है। खैर अभी के लिए मिया की फैक्ट्री के बाहर पहुंचने पर ड्वाइट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहां पर जोना ने काफी अच्छी तैयारियां करवाई हुई थी। और ड्वाइट अभी जोना से इस बारे में खुशी खुशी बात कर ही रहा था कि तभी बिल वहां पर आकर ड्वाइट को अपने साथ दारू के ड्रम वाले कमरे में लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद बिल ने ड्वाइट को बता दिया था कि सिमोन और री लगातार उसको फोन कर रहे हैं और री को ड्वाइट के दारू के बिजनेस के बारे में पता चल गया है। इस पर ड्वाइट बिल को कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता थी कि मेरी टीम को तोड़ने के लिए री सबसे पहले तुम्हारे पास ही कॉल करेगा, लेकिन हमें किसी भी हाल में अलग नहीं होना है। इसीलिए बिल इस बात को मानकर वहां पर से चला जाता है। तभी ड्वाइट के पास डेकन का कॉल आता है, जो आज ही ड्वाइट से मीटिंग करना चाहता था, पर इवेंट में बिजी होने के कारण ड्वाइट ने उसे मिलने से मना कर दिया था। इस पर डेकन उससे कहता है कि अगर ड्वाइट उससे मिलने के लिए नहीं मानता तो डेकन आज के बाद उसके साथ कोई भी डील नहीं करना चाहेगा। इसीलिए मीटिंग के बारे में सोचने के लिए डेकन ने ड्वाइट को 5 मिनट का टाइम देकर कॉल काट दिया था, जिसका कॉल कटते ही ड्वाइट के पास मूसा का कॉल आता है और वो किसी भी हालत में ड्वाइट को डेकन से मिलने को कहता है। तो मूसा के तुरंत कॉल करने के कारण ड्वाइट इस बात को समझ गया था कि मूसा ने ड्वाइट के सेल फोन को टैप करवा रखा है, इसीलिए वो मूसा पर भी गुस्सा करने ही वाला था। लेकिन ड्वाइट के ऐसा करने से पहले मूसा उसे कुछ कत्लेआम की फोटोज भेजता है, जो सारे कत्लेआम डेकन के बॉम्ब की वजह से हुए थे। उन्हें देखकर ड्वाइट को समझ आ जाता है कि डेकन को रोकना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो रोज कहीं ना कहीं पर बहुत ही खतरनाक बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। इसीलिए मूसा से बात करके तुरंत ही ड्वाइट डेकन को कॉल करके उससे मिलने को हाँ कह देता है और काफी लंबा रास्ता तय कर डेकन ड्वाइट से मिलने के लिए मिच के बार में ही आ जाता है। अब तक डेकन को ड्वाइट के खतरनाक क्रिमिनल होने के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए वो ड्वाइट से जानने की कोशिश करता है कि वो बॉम्ब से किसको मारना चाहता है। इस पर ड्वाइट ने जेरेमी का नाम लिया था, जिसके नाम को सुनने के बाद डेकन उससे $1 मिलियन एडवांस में लेकर वहां पर से चला जाता है। और उस दौरान डेकन को मिच के बाहर से निकलते हुए टाइसन ने भी देख लिया था, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि ड्वाइट आखिरकार इस अनजान इंसान के साथ बार के अंदर अकेला क्या कर रहा था। वहीं शाम होते ही लॉन्च इवेंट चालू हो जाता है, जहां सब लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। उस समय पर मार्गरेट कार्ल को पार्टी में आए सेलिब्रिटी से मिलवा रही थी, ताकि आगे चलकर वो उनसे भी अपना प्रमोशन करवा सके। लेकिन उसी दौरान फैक्ट्री के बाहर जोना के पास एक ऑफिसर रॉबर्ट आकर उन्हें गोदाम को चेक कराने की बात करता है, क्योंकि असल में रॉबर्ट को कंप्लेन मिली थी कि वो लोग अपनी दारू की फैक्ट्री में साफ सफाई नहीं रखते, जिससे दारू जहर की तरह लोगों को मार सकती है। अब वैसे ही काम करने के लिए रॉबर्ट को अटॉर्नी जनरल ने ही कहा था, जो जोना और उसके साथियों को समझ आता है। लेकिन कोई रास्ता ना होने के कारण गुडी रॉबर्ट को अपने साथ दारू के ड्रम वाले कमरे में लेकर चला जाता है। वहां जाते ही रॉबर्ट सभी चीजों के बारे में बुरा भला बोलकर गोदाम को सील करने की बात करने लग गया था, जो सुनकर गुडी उसको रिश्वत देने की भी कोशिश करता है। पर जब रॉबर्ट उसकी बात को नहीं मानता तो ड्रम्स के पीछे छुपा हुआ बिगफुट रॉबर्ट को डराने के लिए दारू के ड्रम्स को नीचे गिरा देता है। इस दौरान वो सारे के सारे ड्रम रॉबर्ट के ऊपर ही गिर गए थे, जिसमें से एक भारी भरकम ड्रम उसके सर पर गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है, जो देखकर तो गुडी अपना सर पकड़ लेता है। अब इसके थोड़ी देर बाद अटॉर्नी जनरल लगातार रॉबर्ट को कॉल पे कॉल कर रहा था, लेकिन परलोक सिधार जाने के कारण रॉबर्ट उसका कॉल नहीं उठा पाता।
इसलिए अटॉर्नी जनरल इस बारे में जाकर जेरेमी को बताता है, जो सुनने के तुरंत बाद जेरेमी अटॉर्नी जनरल और उसके साथियों के साथ इवेंट में जाने लग गया था। और दूसरी तरफ इवेंट में अब तक डॉयट भी पहुंच जाता है। वो वहां सभी लोगों को खुश देखकर खुद भी काफी ज्यादा खुश होता है। पर जैसे ही कार्ल की नजर डॉयट पर पड़ती है तो वो अपनी इमेज मेंटेन करने के चक्कर में डॉयट को देखते ही वहां पर से चला जाता है। अब आगे जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे तभी जेरेमी वहां अटॉर्नी जनरल के साथ आकर सभी लोगों और साथ ही मीडिया के सामने ऐसा दिखाता है जैसे उसने इस दारू को मिया के पिता के साथ मिलकर बनाया हो और डॉयट और उसके साथ ही उससे ही उस दारू को चुराकर अपने नाम से लॉन्च कर रहे हों। अब डॉयट को ये सारी चीजें पसंद तो नहीं आती, लेकिन फिलहाल मीडिया के वहां पर होने की वजह से वो कुछ भी नहीं करता। उसी दौरान जेरेमी कोल से कहकर एक दारू के ड्रम को तोड़वा देता है, जो देखने के बाद स्पेंसर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और साथ ही कोल स्पेंसर के सामने खुद भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन जेरेमी की नजर में ऊपर उठने के लिए वो अपने पिता की हर बात को मानता था। खैर भी अटॉर्नी जनरल के साथ होने के कारण जेरेमी ने अटॉर्नी जनरल से इस केस पर छानबीन करने को कह दिया था, इसीलिए अटॉर्नी जनरल भी इस पर मान जाता है और जब तक ये केस बंद नहीं हो जाता तब तक ये दारू मार्केट में लॉन्च नहीं हो सकती थी। इसके बाद जेरेमी वहां पर से चला जाता है और डॉयट की भी पार्टी खत्म हो जाती है। उस दौरान सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे और साथ ही डॉयट को भी काफी बुरा महसूस हो रहा था, लेकिन वो सबसे टेंशन ना लेने को कहकर खुद इस बारे में कुछ करने का डिसाइड करता है। और साथ ही अब तो डॉयट ने सोच लिया था कि वो जेरेमी के सामने कभी भी हार नहीं मानेगा। पर तभी अचानक से गुडी उसे अपने साथ ड्रम वाली जगह पर लेकर जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट की लाश को देखकर डॉयट का तो और ज्यादा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि अगर धोखे से भी रॉबर्ट की लाश मीडिया वालों के सामने आ जाती तो सरकार उनकी फैक्ट्री को पूरी तरह से बंद करके बाद में उसे किसी को भी बेच सकती थी। इसीलिए कुछ सोचकर डॉयट अगले दिन रॉबर्ट की लाश के बारे में पुलिस को खबर देने को कहता है और उन्हें पुलिस के सामने ऐसा दिखाना था कि जैसे कि वो लोग सुबह के टाइम पर इस ड्रम वाले रूम में आए हों और वहां पर मौजूद रॉबर्ट की लाश पर नजर पड़ते ही उन्होंने पुलिस वालों को इस बारे में बता दिया हो। तब गुडी भी इस पर मान जाता है और डॉयट वहां पर से अपने घर में चला जाता है। पर तभी अचानक से उसके पास बिल आकर उसके ऊपर भड़कने लग गया था, क्योंकि बिल ने डॉयट की चिंता करने के कारण डॉयट के पीछे अपने कुछ साथियों को लगा रखा था और उनसे ही बिल को डॉयट के डेकन से अकेले में मिलने के बारे में पता चल गया था। इसी वजह से बिल को लग रहा होता है कि डॉयट सबकी पीठ पीछे सबको खत्म करने के लिए कोई ना कोई साजिश कर रहा है। पर यह बात सुनने के बाद डॉयट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत ही अपनी बंदूक उठाकर बिल के ऊपर तान कर कहता है कि मैं गद्दार नहीं हूँ और अपनी फैमिली और अपने साथियों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब ये बात सुनने के बाद बिल वहां पर से गुस्से में चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी को काफी सारे पुलिस वालों की गाड़ियां घेर लेती हैं और वो लोग बिल को गन पॉइंट पर लेकर गिरफ्तार कर लेते हैं। अब क्या डॉयट अपने इस बिजनेस को बचा पाएगा या फिर जेरेमी उससे दारू के ड्रम्स को हासिल कर लेगा? एडमंड कहां पर गया है और कहीं डॉयट के बारे में मूसा को जानकारी देने वाला कहीं वो ही तो नहीं? और सबसे बड़ी बात कि क्या डॉयट इतना बूढ़ा होने के बाद री, डेकन, जेरेमी और मूसा इन चारों दुश्मनों को एक साथ संभाल पाएगा? माफ करना, वीडियो के बड़ा होने के कारण मैं इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। पर क्या आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही है और क्या मुझे इसके सेकंड पार्ट को लेकर आना चाहिए या फिर किसी और सीरीज पर वर्क करना चाहिए? अगर आप लोग इस सीरीज के सेकंड पार्ट को देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखना। और हर बार की तरह अगर 100 लोग भी इसके सेकंड पार्ट को देखने के लिए कमेंट करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सच में इसके सेकंड पार्ट को देखना चाहते हो। इसके बाद मैं उन 100 लोगों के लिए भी इसके सेकंड पार्ट को जरूर लेकर आऊंगा, इसलिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अब बाकी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और साथ ही वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लेकर आता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।